सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन वाला जिला अजमेर। जयपुर में सीएम गहलोत ले रहे अपराध समीक्षा की मीटिंग। पुलिस मुख्यालय में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा। मुख्य सचिव उषा शर्मा, डीजीपी, एडीजी और आईजी बैठक में मौजूद। पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों के साथ रंधावा ने की मंत्रणा। कहा, जिताऊ उम्मीदवारों को देंगे टिकट, 80 पार वालों पर कोई रोक नहीं, 2 बार हारने वालों पर होगी चर्चा। अब आईएएस और आरएएस की तरह होगी रीट परीक्षा। हर साल एग्जाम और हर साल होगी भर्ती। बेरोजगार महासम्मेलन में बीडी कल्ला ने दी जानकारी। प्रोसेस के लिए सरकार की तैयारी जोरों पर। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का विषय है मिशन राजस्थान पर मंथन, जयपुर टू दिल्ली चिंतन। जी हां, चुनाव नजदीक है और बीजेपी और कांग्रेस में मंथन लगातार चल रहा है। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने मंत्रियों के साथ अहम मंथन किया। इस मंथन में मंत्रियों ने फीडबैक और सुझाव दिए। मंत्रियों ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया। रंधावा ने कहा कि कांग्रेस चुनावी मूड में है। वहीं दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर वसुंधरा राजे बीएल संतोष से मुलाकात करने पहुंची। कांग्रेस भी एक्टिव है, तो बीजेपी कितनी तैयार है, किसकी रणनीति भारी है, इसी मुद्दे पर होगी आज की प्राइम डिबेट। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। चुनाव की तैयारी, बीजेपी कांग्रेस का मंथन जारी। जयपुर में मंत्रियों के साथ कांग्रेस प्रभारी रंधावा की मंत्रणा। रंधावा ने कहा, मंत्रियों ने खुले मन से फीडबैक और सुझाव दिए कि मंत्री खुलकर बात कर रहे हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट का दिखा रहे हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, आगे हमारा क्या प्रोग्राम है, क्या हम लोगों को क्या देना चाहते हैं, कहाँ हमारी जो नहीं चल रहे हो क्यों नहीं चल रहे। आरक्षण समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस में चर्चा। मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने जो बताया, क्योंकि मैंने भी इतना नहीं उनको कहा कि मेरे को पूरी जानकारी बताइए कि कैसे करना है, क्या करना है। जो उन्होंने कहा कि उदयपुर में जो फैसला हुआ था उसके ऊपर हमें चलना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार ने किए कई बड़े फैसले। दिल्ली में संगठन महामंत्री बीएल संतोष से वसुंधरा राजे की मुलाकात। मिशन राजस्थान पर मंथन, जयपुर टू दिल्ली चिंतन। तो कांग्रेस को जिम्मेदारी 2018 में सरकार बनाने की जनता की तरफ से दी गई थी। सरकार बनी और सरकार अब घोषणा भी कर रही है। पिछले दिनों काम भी किया, लगातार ये दावा किया गया। और दूसरी ओर संगठन के लिहाज से भी बैठकों का दौर जारी है। वहीं बीजेपी, जिसे विपक्ष की जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने 2018 में सौंपी, वो किस तरह से अपनी भूमिका निभा रही है और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए चुनावी रणनीति कैसे तैयार कर रही है। मंथन, चिंतन और बातचीत आज इसी पर होगी। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष पारीक जी बीजेपी से, आपका स्वागत है मनीष जी। आरसी चौधरी साहब कांग्रेस से, आपका भी स्वागत। और मिथिलेश जैमिनी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत। मिथिलेश जी, पहला सवाल आपसे, लगातार मुख्यमंत्री एक के बाद एक जिस तरह से घोषणाएं कर रहे हैं, कल कैबिनेट की मीटिंग 3 महीने के बाद होती है और फिर उसके बाद अभी कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। वहीं संगठन की बात करें तो रंधावा भी पहले आज मंत्रियों के साथ उन्होंने चिंतन किया और अभी आगे चलकर विधायकों के साथ भी बैठक करेंगे। बीजेपी की अगर रणनीति को देखें तो बीजेपी चाहे कृषि ऋण माफी के लेकर सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी कर रही है, ईडी के मसले पर भ्रष्टाचार को लेकर वो घेर रही है। ये पूरी क्रोनोलॉजी जिस तरीके से हाल फिलहाल में चल रही है, और इसको भी नहीं भूलना चाहिए कि आज वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची दिल्ली, मुलाकात वहां पर उनकी हुई है। ये घटनाक्रम जो चल रहा है, कौन आगे है कौन पीछे है चुनावी मद्देनजर अगर देखें तैयारियों को लेकर? देखिए रविंद्र जी, जिस तरीके की स्टेट की पॉलिटिक्स अभी घूम रही है, 2 चीजों पर घूम रही है। सब्सिडी बनाम ईडी,
सब्सिडी और ईडी के बीच में फाइट चल रही है। अशोक गहलोत अपनी सब्सिडियों के बलबूते जनता का दिल जीतना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए और आम जन के लिए जन सरोकार से जुड़ी योजनाएं पेश की है। लेकिन जो आज वॉर रूम में हुआ, वॉर रूम में कई मंत्रियों ने अपनी पीड़ा व्यतीत की, वो बड़ी चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि 4 साल से 4.5 साल से अफसर ही चुनाव सरकार चला रहे हैं, हमारी चलती नहीं है, आप उन्हीं को चुनाव लड़ा दीजिए। वो एक चिंताजनक खबर है। दूसरी, जो भरत सिंह कुंदनपुर वहां पहुंचे और भरत सिंह कुंदनपुर सीधे रंधावा जी से नहीं मिले, वो डोटासरा जी से मिले, और जिस तरीके से भरत सिंह कुंदनपुर ने जो बयान दिया, वो बयान सियासी हलकों में एक हलचल पैदा करने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं बुजुर्गवार हुआ हूं, मेरी उम्र हो गई है, और जिस तरीके से बुजुर्ग व्यापारी दुकान में पीछे बैठता है और अपने बेटे को आगे करता है, नौजवानों को आगे लाना चाहिए, अगर सरकार को रिपीट होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो रंधावा ने कहा है कि बुजुर्ग अगर कोई घर का हो जाता है तो उससे घर के बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसका मतलब जो 70 पार के लोग हैं, परशुराम मारोदिया हो, बीडी कल्ला हो, चाहे अमीन हो, जितने भी लोग हैं, जिसमें हेमाराम जी हो, इनको बाहर करने का जो एक प्लानिंग है उस पर फिलहाल विराम लग गया है। लेकिन जो 2 बार से अधिक हारे हैं, उनके टिकट पर जो कांग्रेस का पुराना फॉर्मूला है उस पर उन्होंने सहमति जताई है। जहां तक वसुंधरा राजे जी की बात है, वसुंधरा राजे जी के कुछ दिन पहले सीपी जोशी जी उनके घर पे गए थे, 1.5 घंटा रुके थे, तब सियासी उबाल आ गया था। लेकिन जो दिल्ली से छन छन के खबरें आ रही कि गजेंद्र सिंह भी वहीं मौजूद थे, शेखावत जो कैबिनेट मिनिस्टर है, और वसुंधरा जी भी थी, उन्होंने मुलाकात के लिए समय लिया था BL संतोष जो संगठन मंत्री है उनसे। अब वहां खबरें आ रही है कि चंद्रशेखर जो है प्रभारी है, उनको बदला जा सकता है, अरुण सिंह जी को बदला जा सकता है, देवेंद्र फडणवीस आ सकते हैं। यानी बीजेपी में भी सब कुछ अभी तय नहीं हो रहा है, वहां भी बदलाव का दौर है। जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस में अभी भविष्य तय नहीं हुआ है, उसी तरह बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर अभी भविष्य तय नहीं हुआ। क्या वो बीजेपी की असेट है तो उन्हें असेट मानेंगे या कोई प्रभार देंगे? आज तो दिन में सोशल मीडिया पर चल गई थी कि उन्हें चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष घोषित होने वाली है। तमाम उनके खेमे मार्च की लहर दौड़ गई थी। जिस तरीके से सचिन पायलट के लिए आए दिन दौड़ती है, आज वो कप्तानी जो आर्मी में टेरिटोरियल फोर्स में है उसमें वो फोर्स में दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने, जो रंधावा जी ने कहा कि 11 जून को वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, जो उनके पिता हैं राजेश पायलट, उनकी मूर्ति पर दौसा में जाकर माल्यार्पण नहीं करेगी। तो ये जो सियासत का पूरा नजरिया है वो इस तरीके से चल रहा है कि बीजेपी में सचिन पायलट की तरह कई नेताओं को मौका मिला, लेकिन वो सचिन पायलट नहीं बन पाए, क्योंकि सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज को परास्त किया। इन्होंने चाहे सतीश पूनिया जी को मौका दिया हो, चाहे अब सीपी जोशी को मौका दिया, लेकिन वो सचिन पायलट अभी बन नहीं पाए। ये एक बड़ा मुद्दा है। तो बीजेपी के लिए एक सचिन पायलट की दरकार है, सचिन पायलट को अपने हक हकूक की दरकार है, और वसुंधरा राजे को अपनी खोई हुई जमीन की तलाश है। सचिन पायलट को डर है कि कहीं मेरे नीचे से जब उनका यार अमेरिका से वापस आए, उससे पहले जिस तरीके का मीडिया माहौल बनाया जा रहा है, मेरे नीचे की दरी नहीं खींच ली जाए और मैं वापस कांग्रेस में रह जाऊं। ये तमाम कवायद चल रही है। जी, हाल फिलहाल जो घटनाक्रम चल रहा है, आरसी चौधरी साहब, सब्सिडी और ईडी की लड़ाई में कौन जीतेगा ये तो जनता ही बताएगी, लेकिन आपके मंत्री क्यों परेशान और नाराज हो रहे हैं इन अफसरों से जो दावा कर रहे हैं कि भाई कोई किसी की नहीं सुनता है और इन्हीं को चुनाव लड़वा लीजिए? देखिए, मैं कहना चाहूंगा रविंद्र जी, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनका सबसे पहले दायित्व बनता है कि वो अपनी जनता की जो चुन के भेजती है एक क्षेत्र के लिए, जिसके लिए वो जवाबदेही है, वहां जो क्षेत्र की जनता है उसके विकास के लिए वो पार्टी से, राजनीतिक दल से ऊपर उठ के काम करते हैं। इसलिए कहीं पे भी उसकी अगर आवाज को मुखर करना है तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। और कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक संस्थान है जिसके अंदर लोग अपने क्षेत्र की आवाज को मुखर कर सकते हैं। राजस्थान की विधानसभा में हमने भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायकों को देखा कि वो अपने क्षेत्र की आवाज को सदन में नहीं उठा सकते, ना सड़क पे उसकी चर्चा कर सकते। ये अंकुश, ये जो तानाशाही तरह का रवैया है वो उस दूसरे दल के अंदर होता है। इसलिए अधिकारी की जवाबदेही तय करना राजनेताओं का काम है और ये मुखरता के साथ में करें। मैं उसके लिए साधुवाद करना चाहता हूं। दूसरा, मैंने ये कहना चाहूंगा कि योजना हो चाहे ईडी हो, ईडी का सिलसिला जहां पे पहुंचता है और केंद्रीय नेताओं के जहां पे दौरे बढ़ते हैं, इसका मतलब उन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, ना कोई ये संयोग है, ये हर बार भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग होता है और टूल की एजेंसी की तरह काम करते हैं ताकि मुद्दों से इतर ध्यान
भटकाया जाए, जनता मुद्दों पे ना आए और भारतीय जनता पार्टी नए जुमले गढ़ के और विभाजन की और तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता का रास्ता अख्तियार करे। लेकिन चाहे हिमाचल हो चाहे कर्नाटक हो, हिंदुस्तान की जनता मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है। 2 बार पूर्ण बहुमत और लंबे दशकों बाद सशक्त सरकार देके देख लिया, जुमलों की सरकार नहीं चाहिए। वो सरकार से बात करना चाहते हैं। ना संसद में चर्चा हो सकती, ना सड़क पे कर सकते। आज जितने भी जो आंदोलन हो रहे हैं, आप और हम सब ने देखा किस प्रकार से दिल्ली के अंदर जो रेसलर का आंदोलन था उसको किस प्रकार से कुचला गया। दिल्ली पुलिस उन जिनको प्रधानमंत्री गले लगाते हैं, बेटियों का राष्ट्र की गौरव बताते हैं, वो दिल्ली पुलिस के जूतों के नीचे कुचले जाते हैं। आरसी चौधरी जी, अच्छी बात है लोकतंत्र की, आपने चर्चा की कि लोकतंत्र है आपकी पार्टी में, सबकी सुनी जाती है, और आपने कुछ ना कहते हुए इसको स्वीकार भी कर लिया कि जो शिकायतें की गई, जो अपना दर्द बयां किया गया कि अफसर ही मनमानी करते हैं, उस पर आपने एक तरह से कहे कि मूक सहमति देते हुए आप प्रकट आए हैं। मनीष पारीक जी, मैं आपका रुख करूंगा। आप मुद्दों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लगातार संयोग नहीं है, ईडी अगर आया यहां पर साफ तौर पर बीजेपी का प्रयोग है और यह हलचल आगे और भी बढ़ेगी। नहीं, वो तो अब अपना काम करेंगे। अब ये कैसे हो सकता है भाई, राजस्थान में वो 1.5 करोड़ रुपए दे के आरपीएससी के मेंबर बने, छोड़ दो। कोई ईडी कोई ये जो कौन मेंबर बने, नाथी का बड़ा बना कौन हुआ मेंबर है, बने, कोई कौन पैसे मेंबर ले रहे बने हैं, सर? दे रहे जी। अभी आज अखबार में खबर आई है, इस तरह की बात है। तो जो ये बातें आ रही है कि बताइए ना, पूरी खबर बताइए ना, याद तो होगी, सुना पड़ी है खबर आपने, क्या है उसमें अखबार में? कोई ये हुआ है, क्या है उसमें अखबार में? रीट घोटाला है, ईडी जांच करी है कि 2 अखबार करोड़ जांच कर रुपए रहा है? दिए क्या है हैं, उसमें? 2 करोड़ 3, मैं ये कह रहा हूँ 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसके पास मिले थे, इतने रुपए में पेपर बेच दिया। ये सारी दुनिया देख रही है और उसके बाद ईडी हाथ पे हाथ धर के बैठी रहे। ये तो मैं समझ नहीं पाया क्यों, इसका कारण क्या है, ये कौन चांद के टुकड़े हैं जिनको माफ कर दिया जाएगा। बड़ी बात यही है, भ्रष्टाचार का सदा से ही विरोध होना चाहिए, बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ। और आपने देखा जितने भी आरोप लगे उनको सही साबित होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, सिवाय इन्वेस्टिगेशन सही हो। दूसरी बात, एक भ्रष्टाचार ये है, दूसरा आचरण भ्रष्ट है। वो ये कि 90,000 किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई, 1.25 लाख लोगों के खाते एनपीए हो गए किसानों के। इधर बिजली की कनेक्शन कट गई है, जयपुर शहर की चांदपोल बाजार में लाइट नहीं आ रही है, कनेक्शन कट गई। नगर निगम के पास पैसे नहीं है और ये कह रहे हैं कि आपको पैसे देने ही नहीं है। तो ये जो तमाशे हो रहे हैं, ये भ्रम की राजनीति की जा रही है। इधर उनको अपनी प्रॉब्लम है, मान लीजिए जो आरोप थे कोई, वो सब मिल गए हैं, अब उनको आरोप खत्म हो गए। आरपीएससी पर धरना होने वाला था, आरपीएससी पर घेराव होने वाला था। आरपीएससी जब तक नहीं बदलेगी जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा कह रहे थे, वो अब मिल गए, वो साथ बैठे। तो ये जो चोर चोर मुसर्रे भाई नहीं चलेगा, इसकी बात है। नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे, कांग्रेस वही तो कह रही है। अभी क्या कहा, अभी यहां पर चौधरी साहब ने क्या कहा, उन्होंने यही तो कहा कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही है। आप यहां पर सचिन पायलट की बात कर रहे हैं, आप ये बात कर रहे हैं कि क्या आप यहां पर आप ईडी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दों की बात बीजेपी की तरफ से कहां कही जा रही है? जी, मैंने आपको निवेदन किया, ये आरपीएससी रीट को लेकर नाथी का बाड़ा जो आंदोलन मैं बता रहा हूं, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिला उत्पीड़न पर जो प्रदर्शन हुआ है, जो पटवार सर्किल पर धरने हुए थे किसानों के ऋण माफ करने के लिए, वो बीजेपी ने दिए थे। फिर एक्सीएन कार्यालय में बिजली की रेट बढ़ाने के खिलाफ धरने दिए, वो बीजेपी ने दिए थे। और जितनी बार सतीश पूनिया जी को 3 बार चोट लगी, 11 बार गिरफ्तारियां हुई, 7 आंदोलन हो गए, ये सब बातें दुनिया को पता है। लेकिन मैं आपको निवेदन करूं कि इनको मानेसर जाना है, इनको जैसलमेर जाना है, अब इनको और कहीं जाना है ये जाने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल में जिस जिम्मेदारी से कांग्रेस ने बचाव किया, जिस तरह से बड़े अस्पतालों ने लूट करी और जिस तरह से जनता ने भुगता है, उन सब का चुकारे का समय आ रहा है। और इसीलिए इधर उधर बगले झांक रहे हैं, कभी टेंट लगाते हैं, कभी नहीं। जो चीज नहीं हुई बिल्कुल अच्छी बात है, उन चीजों को आप यहां पर उभारेंगे, उन चीज को रखेंगे। लेकिन यहां तो सरकार और कांग्रेस कहती नहीं थक रही कि 10 योजनाएं हम जनता के लिए लेकर आए, हमने मुफ्त में यहां पर 100 यूनिट 200 यूनिट तक बिजली कर दी, हमने कल यहां पर राज्य सरकार के एक बड़े वर्ग के कर्मचारियों को बहुत बड़ी राहत दे दी। तो जो काम हो रहे हैं उसकी भी तो सराहना आप करेंगे, नहीं करेंगे? मैं आपको निवेदन करूं, ये जो मुफ्ती बने बैठे हैं ना, ये मुफ्त में बांट रहे हैं, पैसे नहीं है इनके पास। और ये जनता भी जानती है कि ये चुकारा कैसे होगा। मैंने आपको निवेदन किया, अभी जयपुर शहर राजधानी है, चांदपोल बाजार में जो पब्लिक लाइट्स है वो नहीं आ रही है 10 दिन से, कनेक्शन कट गए 10 जगह के, और इसीलिए गए क्योंकि पैसे ही नहीं है, बिल ही नहीं भर रहे। तो ये जो बिल नहीं भरने वाली सरकार है, ये लोगों के बिल माफ कैसे करेगी? एक, और ये जो घाटा होगा वो कहां से लाएंगे?
ये 10 दिन अभी बिजली कट रही, पानी की नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अगली बार रिपीट होगी सरकार तो हम इन योजनाओं को अभी भी। बंद नहीं करेंगे, बीजेपी आ जाएगी तो बंद हो जाएंगी योजनाएं। जी मैं आपको निवेदन करूं, रिपीट और डिफीट तो पता चल जाएगा, लेकिन जो कह रहे थे पानी के टैंकर नहीं देने को, पिछली सुबह जवाब दे दीजिए चौधरी साहब भाई। जगह पानी के टैंकर लिए ये हैं, वो एक्सीएन कह रहा है कर्मचारियों के लिए कल पानी घोषणा देने की, कब तक आप देगा? लगातार घोषणाएं करते जा रहे हैं। ये अब जब यहां पर पानी का और बिजली के बिल की ही पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो पेंडिंग है, तो फिर इतना बड़ा खर्चा कैसे होगा? रविंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि मनीष जी एक पार्षद के तौर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो एक उस वार्ड की बात कर रहे हैं जिसकी जो चर्चा कर रहे हैं। इन्हें उन चीजों से बाहर आना चाहिए। आज देश के जो मुद्दे हैं, राज्य के जो मुद्दे हैं, उन पे चर्चा करनी चाहिए। ये चिंता ना मनीष जी को करनी, क्योंकि सदन के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष ने इस बात की चिंता जाहिर की कि ये योजनाएं धरातल पे कैसे आएंगी, तब माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने कहा था कि आप मुझे घर बुला लीजिए या आप मेरे घर पे पधारिए, योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी हमारी है। आज भारतीय जनता पार्टी को यह विचलन है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने वो सही है, लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? पैसा कहां से आएगा? तो उन्होंने महंगाई की मार करी। रविंद्र जी, आपको पता होना चाहिए कि देश के अंदर राजस्थान दूसरा राज्य है जिसकी जीडीपी ग्रोथ है वो 11.04% है। हमसे ऊपर आंध्रा है जिसकी 11.4 है और हमारी 0.04 है। इसलिए देश के अंदर जो वित्तीय मैनेजमेंट है वो अशोक गहलोत जी से सीखना चाहिए। और आंकड़े हैं, ये हम नहीं बोल रहे, जीडीपी हम जारी नहीं कर रहे, केंद्र की सरकार जारी करती है और उस आंकड़े बोल रहे हैं। इसलिए वित्तीय प्रबंधन बेहतरीन जो हो सकते हैं। और दूसरे जो हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, चाहे अमर्त्य सेन हो चाहे रघुराम राजन हो, उन्होंने कहा कि लोगों के हाथ में पैसा जाएगा तो इकोनॉमी में रोटेशन होगा। और आज 11.04%। चलिए ठीक है, आप पहले कंप्लीट ही कर लीजिए। उससे कैश हाँ, 11.04 राजस्थान की। ये कौन से वित्तीय वर्ष की बता रहे हैं आप? कौन से मैं इसी की बता रहा हूँ, 22-23। मनीष पारिक जी जरा बता दीजिए अगर आपके पास आंकड़े हैं या नहीं। जीडीपी अगर फिर ये नहीं जानते कि मैं जीडीपी से पैसा नहीं आता तो फिर किससे आता है? आज राजस्थान का रेवेन्यू क्या है? अगर आपको ये पता ही नहीं, आप अगर जीडीपी से पैसा आएगा तो फिर आप इसको जाके सोचिए और समझिए। और किसान को बिजली में अगर आप निःशुल्क दे रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी से सदन राष्ट्रवादी, अगर मुझे लगता है कि इससे राज्य को घाटा बढ़ेगा तो मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं जो 110 रुपए में पेट्रोल लेते हैं वो क्यों नहीं? चौधरी साहब, एनपीए कर दिए। ये जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? दावे ठोक रहे हैं उन किसानों की। क्या जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? हुए जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है चौधरी साहब? ये जो आपने 11.04 बताया जी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन। मनीष जी आप बता दीजिए, इसमें सुधार कर दीजिए या सही है? मैं आपको यही निवेदन कर रहा हूं कि ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन को डेवलप, बस यही निवेदन कर रहा हूं। देखिए यहाँ जीडीपी पर चर्चा हम कर रहे हैं बीजेपी के, और देखिए मैं प्लीज सम्मान के साथ पूरे यहां बीजेपी और कांग्रेस के दोनों के साथ ही बैठे हुए हैं और जीडीपी के यहां पर फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। बहरहाल आपके पास कोई आंकड़ा है क्या मिथिलेश जी? मैं बड़ा अचरज में पढ़ रहा हूं। 11.04% आंध्र प्रदेश के बाद। रविंद्र जी आप दर्शकों को ये बता दीजिए अगर ये आंकड़ा गलत है। नहीं मैं एक मिनट कंफर्म कर रहा हूं सर, मैं तो कहीं नहीं रहा हूं गलत है आप डबल इंजन की ना, मैं ये कह रहा हूं सही है। मैं तो कंफर्म, एक मिनट कर रहा हूं। आपने बोला, मैंने तो कुछ नहीं कहा इस पर, मैं तो आपसे तो उसको डिनाई कीजिए। एक मिनट वित्तीय प्रबंधन मिथिलेश जी ये बताइए पहले जरा, ये देखिए क्योंकि चुनाव विकास के मुद्दे पर अगर दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं तो बताएंगे ना कि किसकी कितनी ग्रोथ रेट है, जीडीपी कितनी है, कितनी पर कैपिटा इनकम है, ये बताइए जरा। ये आपके पास है जानकारी या आंकड़ा कोई हाल फिलहाल का जीडीपी का नीति आयोग की तरफ से जो जारी होता है? प्लीज मिथिलेश जी इस पर थोड़ा रोशनी डालिए जरा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में अभी एक रिट दायर की है अश्विनी उपाध्याय ने, उन्होंने साफ लिखा है कि राजस्थान पर 5 लाख करोड़ का कर्जा है और 30,000 करोड़ का ब्याज जाता है। तो यह बड़ी चिंताजनक विषय है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के लिए दायर किया है। जो केंद्र का 70 लाख करोड़ पर कर्जा पहुंच गया है, जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था। पंजाब पे 1,55,000 नहीं 16 लाख करोड़ बढ़ा है, 16 लाख करोड़ बढ़ा है। देखिए जो उन्होंने रिट में दायर किया वो मैं बता रहा हूं। अगर रिट की कहां पे जब सदन में चर्चा होगी है, पार्लियामेंट में जब आंकड़े आए हैं तो बताइए ना। 70 साल में 55 लाख करोड़ रुपए था और आज कितना है? देखिए जो उन्होंने कहा है कि श्रीलंका जैसे हालात हमारे मुल्क के हो जाएंगे, और खुद कपिल सिब्बल ने माना है कि ये जो मुफ्तखोरी की योजना है बंद कीजिए। कोई मंगलसूत्र देने की बात करता है तो कोई सोने की चेन देने की बात करता है, तो कोई स्कूटी देने की बात करता है, तो कोई मोबाइल देने की बात करता है।
पैसा टैक्स पेयर का, ये उसमें कहा गया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आज राजस्थान में जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है गरीबों के लिए, वो स्वागत योग्य है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है जी। लेकिन जो सियासी गर्माहट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। भरत सिंह कुंदनपुर विधानसभा में नहीं आते हैं, 2-2 साल तक नहीं आते हैं, लेकिन आज वो चल के आते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद ने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अशोक गहलोत जी को भी माया मोह छोड़कर वो अध्यात्म का पाठ पढ़ाते हैं। ये कांग्रेस के लिए एक चिंताजनक विषय है। वो ये भी कहते हैं क्योंकि उनकी प्रमोद जैन भाया से बहुत ज्यादा तलखी मैं इस पर है। एक जवाब जरूर लूंगा बिल्कुल यहां आरसी चौधरी से, लेकिन मनीष पारीक जी, आज की जो बैठक दिल्ली में हुई, बीएल संतोष जी उसमें मौजूद थे, अरुण सिंह जी मौजूद थे और पूर्व मुख्यमंत्री भी वहां पर वसुंधरा राजे मौजूद थी। कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर चर्चा हुई? जी, मैं आपको बताऊं कि ये मिलना जुलना चलता रहता है, समय पे बात होती है। अभी कर्नाटक चुनाव हुए हैं, उसके बाद राजस्थान के चुनाव की बात होगी ही, और उसमें जो हमारे माननीय संगठन महामंत्री है वो उनकी बातचीत उनकी हुई है, उनसे समय लिया था, बात हुई थी, तीनों को बुलाया था, जो भी है। अच्छा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये तो निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो यहाँ पर बड़ी बात है राजस्थान की, जो मैं आपको निवेदन कर रहा था अभी भी, जो कुल मिलाकर महंगाई की बात ये करते थे, तो मैंने आपको उस समय भी निवेदन किया था कि जब ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो जितनी ज़्यादा मनमोहन सिंह जी के काल में गई थी, उतनी मोदी जी के काल में स्थिर बनी हुई है, 5.4% है, और उस समय 11.4 गई थी। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट को कैश फ्लो नहीं होगा, ये इनको लगता है कि इसके कारण पैसे आ जाएंगे और ये चुका देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो निवेदन यही है कि बिजली के बिल जो सरकारी ड्यू पड़े हैं उनको कौन भुगतान करेगा, और कम से कम ये तो तय करें कि बिजली नहीं काटे वो, अगर इनको लगता ठीक है। और बिल्कुल 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 ठीक बात है। तो कहे ना कि बिजली नहीं कटे लोगों रविंद्र जी, मनीष पारीक जी, एक नहीं, बिल्कुल आपका जवाब हुआ। आरसी चौधरी साहब, ये 5 लाख करोड़ का अभी भी पेंडिंग है, लोन है सरकार पर, 30,000 20,000 करोड़ का उसका ब्याज जाता है, फिर अब और बोझ बढ़ता जा रहा है। रविंद्र जी, सबसे पहले तो आपने इस बात को प्रदेश की जनता को नहीं बताया कि राजस्थान की जो जीडीपी आपने पूछा, ग्रेस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, वो राजस्थान का जो आंकड़ा मेरा था वो सही था या नहीं था, देश में हम नंबर 2 पे हैं या नहीं है। आपने आंकड़े भी देखे, कागज में देखा, तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो जनता तय करेगी कि सही बताया आपने, नहीं बताया। मेरे पास अगर इस पर बताना चाहिए। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए, अवसर आपको दिया, डिबेट कर रहे हैं आप, ये लड़ाई करने के लिए आए। तो मैं कहना चाहूंगा मनीष जी प्लीज, कि प्लीज राज्य मनीष जी, को कर्ज लेने का अधिकार केंद्र की सरकार देखती है, उसकी जीडीपी के आधार पे देती है। 3.5% हर राज्य के, केंद्र कितना कर्ज ले सकता है, ये केंद्र डिसाइड करता है। ठीक है। अगर केंद्र की लिमिट में अगर कोई राज्य कर्ज लेता है और लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाता है तो दिक्कत कहां हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिक्र किया, आंकड़ों का जिक्र किया। मोदी जी अक्सर कहते थे कि मनमोहन सिंह जी आप सिलेंडर को उस जगह पे ले गए, महंगाई उस जगह पे ले आइए जहां पे अटल जी छोड़ के गए थे। आज हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जहां पे मनमोहन सिंह जी 410 रुपए का सिलेंडर छोड़ के गए थे, 56 रुपए का डीजल छोड़ के गए थे पर लीटर, 71 रुपए का पेट्रोल छोड़ के गए थे, अगर आप भरत सिंह जी ने जो आज बात कही है, भरत सिंह जी ने जो सलाह दी है, एक मिनट, वो उस सलाह को कैसे आप देखते हैं? उस सलाह को हमने उदयपुर के चिंतन शिविर में निर्णय लिया गया कि जो भी कार्यकारिणी, जो भी तमाम किसी भी जगह पे, चाहे मंत्रिमंडल हो, हर जगह जहां पे गठन होगा वहां पे 50% 50 से कम के होंगे और 50% 50 से ऊपर होंगे। ये देश के लिए हमारे नवसंकल्प शिविर उदयपुर के अंदर ये निर्णय लिया गया। तमाम जो कार्यकारिणी उसमें युवाओं की भागीदारी देखते हैं, इसलिए ऊर्जा और अनुभव का सामंजस्य इस पार्टी के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक छोटा सा कमेंट मनीष जी जल्दी से आपसे, आपकी क्या तैयारी टिकट को लेकर? वो तो हालांकि पूरी आला कमान की तरफ से तय होगा, लेकिन फिर भी यहां पर प्रदेश में किस तरह से मंथन? 10 सेकंड में एक जवाब। जी, मैंने आपको कहा कि जो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, 52,000 बूथों पर संगठन निर्माण हुआ है, बूथ समितियां पूरी बनी है, और जैमिनी जी बिल्कुल एक लास्ट सवाल आपसे भी ऐसा 10 सेकंड में जवाब आप भी दे दीजिएगा। अमूमन होता ही है जब 2 ध्रुवीय चुनाव होते हैं, 2 दल होते हैं, तो एक दूसरे की रणनीति को देखकर अपना फैसला लेते हैं। यहां पर क्या लग रहा है आपको, ऐसे ही आगे बढ़ेगा या फिर अपनी रणनीति पहले? क्या वसुंधरा राजे को असेट माना जाता है या नहीं माना जाता? बीजेपी के लिए तो ये चुनौती है। और क्या सचिन पायलट को 1 इंच जमीन देते या नहीं? 5 गांव वो मांग रहे हैं, लेकिन 5 गांव छोड़कर 1 इंच जमीन मिलती है नहीं मिलती है, ये तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जैमिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आरसी चौधरी साहब, और मनीष पारीक जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ डिबेट में जुड़े। प्राइम डिबेट का आज का जो सवाल था, चुनावी तैयारियों में लोक लुभावन घोषणाएं क्या असरदार होंगी? हाँ, 73% लोग उसमें
हाँ में जवाब दे रहे हैं, यानी लोग इसको एंडोर्स कर रहे हैं, लोग इसको मान रहे हैं, बिल्कुल असरदार होंगी। और बाकी 27% कह रहे हैं नहीं, वो असरदार नहीं होंगी। प्राइम डिबेट में फिलहाल आज इतना ही।